दोस्तों, जब देश की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही होती है, तब कुछ पुराने ख्यालों वाले पत्रकार जमीन खोदने लगते हैं। आज हम बात करेंगे उस पुराने लिबरल स्कूल के प्रिंसिपल यानी रविश कुमार की, जिनका एजेंडा है देश की तरक्की को शक की नजर से देखना और विदेशी आंकड़ों को भी संघी प्रोपगेंडा कहकर खारिज कर देना। जब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, तब रविश बाबू का चश्मा गीला हो गया। आंकड़े उन्हें जल्दबाजी लगे और तरक्की उन्हें गोपनीय साजिश। तो चलिए खोलते हैं इस सवालों की दुकान वाले पत्रकार की सोच का ताला और दिखाते हैं कि कैसे भारत की उपलब्धियों को गड्ढा दिखाने की कोशिश की जाती है। भाइयों और बहनों, कमर कस लीजिए, क्योंकि आज का रोस्ट है रविश के झूठ की बुनियाद पर सीधे विकास की रफ्तार का हथौड़ा। रविश का दावा क्या सचमुच बन गया है? अगर बन गया है तो बिजनेस अखबारों के पहले पेज पर क्यों नहीं छपा? वाह रविश जी, आपको देश की तरक्की से इतनी चिढ़ क्यों है? जब भारत ने जापान को पीछे छोड़ा तब आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में? अब आपसे पूछे, क्या 2002 में जब यूपीए सरकार के जमाने में सेंसेक्स गिरता था, तब आपने क्या सच में पूछा था? आपको तो खुशी होनी चाहिए कि भारत की जीडीपी आज $4 ट्रिलियन पार कर चुकी है और हम अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर हैं। लेकिन आपकी पत्रकारिता की समस्या यह है कि जब देश की तरक्की हो रही हो, तब आप उसका पोस्टमार्टम करने बैठ जाते हैं, और जब कोई संकट आता है तो आपको टीआरपी मिलती है। आप कहते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह खबर चौथे पेज पर दी। अरे साहब, आपको यह जानकर शर्म आनी चाहिए कि जिस खबर को आप छोटा बता रहे हैं, उसे दुनिया के बड़े अखबारों और प्रतिष्ठित एजेंसियों ने रिपोर्ट किया। आईएमएफ, ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और यहां तक कि जापान के आर्थिक विशेषज्ञों ने भी स्वीकार किया कि उनकी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और भारत ने उन्हें पछाड़ा है। अब आते हैं आपके इस सवाल पर, अगर यही सच है तो जश्न क्यों नहीं मनाया जा रहा? पहली बात, सरकार ने जिम्मेदारी के साथ बयान दिया। नीति आयोग प्रमुख ने बयान दिया है और फिर कुछ एजेंसियों ने कहा कि आईएमएफ के आंकड़े अभी पब्लिक नहीं हुए, तो उसमें कौन सी बड़ी साजिश हो गई? आप हर बार चाहते हैं कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रेवड़ी बांटे, बैंड बाजा निकाले। याद रखिए, 2022 से 23 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। आईएमएफ और ओईसीडी दोनों की रिपोर्ट है, और यह उपलब्धि किसी को गिराकर नहीं, अपने दम पर हासिल की गई है। जहां जापान की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन, अत्यधिक कर्ज और जनसंख्या घटने के संकट से गुजर रही है, वहीं भारत में युवा जनसंख्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे असली फंडामेंटल से ग्रोथ हो रही है। रविश कुमार जैसे पत्रकारों को भारत की उन्नति में हमेशा खोट दिखती है, पर जब 2013 में भारत फ्रेजाइल 5 देशों में शामिल था, मोदी सरकार से पहले, तब ये पत्रकार मौन व्रत धारण कर लेते थे। और अब जब भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है, तो ये सफलता भी इनके गले नहीं उतर रही। भारत की ये सफलता केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरे देश की मेहनत, आत्मनिर्भर भारत की सोच, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिफेंस एक्सपोर्ट, स्टार्टअप कल्चर और गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। आप कहते हैं बिजनेस अखबार ने पहले पन्ने पर नहीं छापा, लेकिन इस सवाल के पीछे असली एजेंडा क्या है? क्या आप ये नहीं चाहते कि आम भारतीय को ये खबर ही न मिले? क्या आप नहीं चाहते कि भारत के युवा इस ग्रोथ से गर्व महसूस करें? क्या आप इस कामयाबी को कमजोर जापान के गिरने से जोड़कर भारत की मेहनत को छोटा करना चाहते हैं? रविश कुमार की पत्रकारिता वही है जो किसी लड़के को आईएएस बनते देखकर कहे, पर उसने कोचिंग ली थी, खुद से नहीं पढ़ा। रविश का दावा, अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी गया हो, तो क्या आम लोगों की जिंदगी में कोई सुधार आया है? महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी तो वैसे के वैसे ही है। रविश कुमार का ये प्रिय हथियार है, गरीब का दर्द बेचो और देश की तरक्की को छोटा दिखाओ। ये वही सोच है जो हर सफलता को आम आदमी से डिस्कनेक्ट करके पेश करती है, ताकि लोगों को ये लगे कि उनकी जिंदगी में कुछ बदला ही नहीं। चलिए अब इस तर्क का पोस्टमार्टम करते हैं, तथ्यों और राष्ट्रवाद के चश्मे से। पहली बात, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार, जीडीपी, यह दर्शाता है कि देश में आर्थिक गतिविधि, उत्पादन और निवेश का स्तर कितना ऊंचा है। जब भारत जापान को पीछे छोड़ता है, तो यह केवल एक सिंबॉलिक विक्ट्री नहीं होती, ये इस बात का संकेत है कि भारत की उत्पादन शक्ति, तकनीक, डिजिटल क्षमता और उद्यमिता वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रही है। अब आते हैं आम जनता की बात पर। रविश जी, क्या आप 2014 से पहले की भारत की तस्वीर भूल चुके हैं? गरीबी, 2011-12 में भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार
लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत, पीएमयूवाई गैस कनेक्शन और जनधन आधार मोबाइल जैम की सीधी पहुंच का परिणाम है। महंगाई। आप महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि भारत में खाद्यान्न के दाम दुनिया के कई देशों की तुलना में स्थिर हैं। आईएमएफ और आरबीआई के अनुसार भारत की रिटेल महंगाई दर सीपीआई अब धीरे धीरे नियंत्रित हो रही है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में ये डबल डिजिट में जा चुकी थी। 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। इससे गरीब परिवारों की असली महंगाई तो मोदी सरकार ने कम कर दी है। बेरोजगारी। रविश जी, बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है और कोविड के बाद लगभग हर देश इससे जूझ रहा है। परंतु भारत में ईपीएफओ डाटा के अनुसार हर महीने 15-18 लाख नए फॉर्मल जॉब्स बन रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। लाखों रोजगार निजी क्षेत्रों और एमएसएमईज में पैदा हुए हैं। पीएलआई स्कीम्स और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम से मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। तो जब आप कहते हैं कि लोगों की जिंदगी नहीं बदली, तो क्या आप उनकी जगह खुद जाकर जी रहे हैं? आज गांव का किसान डिजिटल लेन देन करता है, मजदूर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बिना बिचौलियों के लाभ पाता है और गरीब से गरीब बच्चा मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास ले सकता है। आपके जैसे पत्रकार कहते हैं जीडीपी की ग्रोथ का फायदा आम आदमी को नहीं मिला, लेकिन आप ये नहीं बताते कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के जरिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। क्या ये आम आदमी का फायदा नहीं? आपको देश की तरक्की से चिढ़ है क्योंकि इससे आपके मोदी विरोधी नैरेटिव को चोट लगती है। आप चाहते हैं कि भारत हमेशा एक विक्टिम बना रहे ताकि आपकी दुकान चलती रहे। पर आज का भारत गरीब है पर लाचार नहीं, विकास कर रहा है पर झुकता नहीं। और जो पत्रकार देश की तरक्की में भी रोने का मुद्दा ढूंढ ले, वो पत्रकार नहीं, विपक्ष के प्रवक्ता कहलाते हैं। रविश का तर्क। भारत ने जापान को पछाड़ दिया है, लेकिन क्या यह सचमुच हमारी जीत है या सिर्फ जल्दबाजी में की गई घोषणा? क्या जापान सच में पिछड़ गया है या भारत के आंकड़ों में गड़बड़ी है? रविश जी, जब कोई देश जापान जैसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ता है, तो इसे जल्दबाजी कह देना यह सिर्फ आपकी इच्छा है कि देश की उपलब्धि को कमजोर दिखाया जाए। सबसे पहले तो समझिए जापान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत अंतर क्या है। जापान एक विकसित देश है जिसकी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, जबकि भारत एक विकासशील देश है जिसकी आबादी 140 करोड़ के पार है। लेकिन फिर भी हम कैसे जापान से आगे निकल गए? क्योंकि हम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। एक, संख्या में भारी फर्क, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट और आंकड़ों की सच्चाई। जापान की अर्थव्यवस्था स्थिर और परिपक्व है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी विकास के उच्चतम स्तर पर है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 6 से 8% के बीच है, जो जापान के लगभग 1 से 2% के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इस तेजी की वजह से भारत की कुल अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ रही है। ये कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक वृद्धि है। 2, आंकड़ों की वैधता। रविश जी, भारत के आंकड़ों पर सवाल उठाना आपको सूट नहीं करता, क्योंकि ये आंकड़े आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी और यूएन जैसे विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। क्या आप इन सभी संस्थानों को भी झूठा मानेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ भी मानते हैं, जो पूरी दुनिया को गलत साबित कर रहा है। 3, जापान की अर्थव्यवस्था में स्थिरता, भारत की वृद्धि में अवसर। जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट की बात सच है, क्योंकि उनका आबादी में गिरावट और वृद्धावस्था की समस्या गहरी है, जबकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। युवाओं की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में डिजिटल क्रांति, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप बूम और बढ़ती घरेलू मांग के चलते तेज आर्थिक विकास हुआ है। जापान के मुकाबले भारत की खपत, उत्पादन और निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं। 4, क्या जल्दबाजी है या देश की सच्चाई? रविश जी, जब देश की प्रगति होती है तो इसे स्वीकार करना चाहिए, न कि इसे जल्दीबाजी कहना। ये वही रविश कुमार है जो हमेशा देश की तरक्की को कहीं की चोट बताकर उसे घसीटना चाहते हैं। क्या ये रविश जी के लिए बेहतर नहीं होगा कि वे इस सफलता को माने और इसे देश की तरक्की के रूप में देखें, बजाय इसके कि वे निरंतर नकारात्मकता फैलाएं? भारत की अर्थव्यवस्था जापान से आगे निकल गई है। ये कोई अफवाह या जल्दबाजी नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों और विश्वसनीय रिपोर्टों पर आधारित तथ्य है। रविश कुमार जैसे पत्रकारों को चाहिए कि वे देश की प्रगति को स्वीकार करें और समाज को जोड़ने का काम करें, न कि केवल सवाल उठाकर
और शक पैदा करके समाज को बांटे। क्या रविश कुमार को सच में भारत की आर्थिक प्रगति समझ आती है, या वो बस आंकड़ों को उलझाकर एजेंडा चलाते हैं? जब रविश कुमार बोलते हैं कि भारत ने जापान को पछाड़ा, या ये जल्दबाजी में की गई घोषणा, तो साफ हो जाता है कि इनकी आर्थिक समझ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी कमजोर है। ये बात उतनी ही हास्यास्पद है जितनी कि कोई कहे कि सूरज निकला है। लेकिन हम पसीना आने से पहले मानेंगे नहीं। 1. जीडीपी, पीपीपी, नॉमिनल। क्या रविश को ये एबीसी भी पता है? रविश कुमार बार बार जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन कभी नहीं बताते कि किस प्रकार की जीडीपी। क्या ये नॉमिनल जीडीपी है? क्या ये परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी वाली जीडीपी है? क्या वो पर कैपिटा के संदर्भ में बोल रहे हैं? वो तो बस एक वेग सा सवाल उछालते हैं। क्या भारत ने जापान को सच में पछाड़ा? और फिर दर्शकों को अधर में लटका देते हैं ताकि उनकी नकारात्मकता की दुकान चलती रहे। अरे भाई, एंकर हो या ऑडिटर, थोड़ा तो फर्क समझो। रविश जी हर बार जीडीपी, बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट गायब होता है। उदाहरण, महंगाई बढ़ी, लेकिन क्यों? क्या ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं? क्या इसमें क्रूड ऑयल या गेहूं के ग्लोबल प्राइस का असर है? बेरोजगारी पर रोते हैं, लेकिन गिग इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, फ्रीलांस जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनका कभी जिक्र नहीं करते। रविश कुमार की आर्थिक रिपोर्टिंग का मतलब है हेडलाइन में डर, बॉडी में डेटा का गला घोंटकर ब्रेकिंग न्यूज बनाना। 3. रविश का मॉडल मोदी बोले तो झूठ। भारत की हर आर्थिक उपलब्धि को ये महाशय शक के घेरे में डाल देते हैं। भारत के विश्व में चौथे नंबर पर आने को ये जल्दबाजी कहते हैं। एफडीआई बढ़े तो कहते हैं कॉर्पोरेट नेक्सस, एक्सपोर्ट बढ़े तो कहते हैं लो क्वालिटी, चाइनीज डंपिंग, यूपीआई को दुनिया अपनाए तो कहते हैं पीआर स्टंट। एक बात तो साफ है, रविश कुमार की आर्थिक सोच प्रो इंडिया नहीं, बल्कि सिर्फ एंटी मोदी है। इसीलिए उन्हें भारत की हर सफलता पर जलन होती है। रविश कुमार ने पत्रकारिता पर किताबें लिखी, लेकिन उनमें एक भी चैप्टर अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मकसद सही समझाना नहीं, बल्कि दर्शकों की भावनाएं भड़काना है। जो आदमी हर चीज में सवाल पूछता है, वो कभी जवाब नहीं देता, और आर्थिक मामलों में जवाब देना उनके बस की बात नहीं। क्योंकि रविश कुमार इकोनॉमिस्ट जितने ही हैं, जितना अर्नब गोस्वामी क्लासिकल सिंगर है। रविश कुमार की आर्थिक समझ उतनी ही खोखली है जितनी उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता की इमेज। ये न तो ग्रोथ को समझते हैं, नहीं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और नहीं इनकी बातों में कोई पॉलिसी लेवल विश्लेषण होता है। ये बस नेगेटिविटी का शोर मचाकर वही पुरानी कांग्रेसी किताब से खेलते हैं। मोदी बोले तो विरोध करो। रविश कुमार ने 2019 में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और नोटबंदी व जीएसटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कॉन्टेक्स्ट और छेड़खानी। रविश बाबू ने अपने शो में अर्थव्यवस्था को आईसीयू में बताया था, मानो देश की अर्थव्यवस्था को दिल का दौरा पड़ा हो। लेकिन भाई साहब, आईसीयू में कौन था और कौन आज वेंटिलेटर पे है, ये तो अब साफ हो चुका है। भारत 2024 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और मूडीज जैसी संस्थाओं ने भारत की विकास दर को सबसे तेज बताया है। विदेशी निवेश, एफडीआई में रिकॉर्ड वृद्धि और स्टार्टअप इंडिया का बूम, ये आईसीयू नहीं, इकोनॉमिक बूस्टर शॉट है। डबल स्टैंडर्ड्स का पर्दाफाश। जब यूपीए के दौरान जीडीपी गिरती थी, तब रविश ग्लोबल स्लोडाउन का बहाना बनाते थे। जब मोदी सरकार ने टफ रिफॉर्म्स किए, तो वो अर्थव्यवस्था आईसीयू में चिल्लाने लगे। अब का जवाब मोदी है तो मुमकिन है। कोविड जैसे ग्लोबल शॉक के बावजूद भारत की रिकवरी सबसे तेज रही। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं से दुनिया की सप्लाई चेन में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बना है। तो रविश जी, अगली बार जब आप भारत की तरक्की पर सवाल उठाएं, तो पहले आंकड़ों का इतिहास पढ़ लीजिए। भारत आज जापान को पछाड़ चुका है, सिर्फ जीडीपी में नहीं, बल्कि हौसले, आत्मविश्वास और वैश्विक पहचान में भी। देश बदल रहा है रविश जी, और इस बार जनता टीआरपी नहीं, सच्चाई देख रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की असली तस्वीर सबके सामने आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भारत माता की जय लिखें और रविश की अंधकारमय पत्रकारिता पर एक तेज रोशनी डालने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और चमचा मीडिया की सर्जरी के साथ। तब तक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि।